हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग सीटेट एग्जाम 2026 के लिए इसमें हम लोग एसएसटी में इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 को देखने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 12 है कि दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान से जितने भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है चौसा का संग्राम। चौसा का संग्राम या चौसा का युद्ध, ये जो कि 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था, तीसरा सही है। कन्नौज का युद्ध या कन्नौज का संग्राम, ये जो कि 1540 में हुआ था, तो चौथा सही है। खानवा का संग्राम या खानवा का युद्ध, ये 1527 में हुआ था, तो पहला सही है। और चंदेरी का युद्ध ये जो कि 1528 में हुआ था, तो दूसरा सही है। तो ए का इसमें तीसरा सही है, बी का चौथा है, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चौसा का युद्ध जो कि ये 1539 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध 1540 में, खानवा का युद्ध 1527 में और चंदेरी का युद्ध ये 1528 में हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कथन ए और कारण आर को पढ़ करके आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है, ए में कहा जा रहा है कि मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य के द्वारा लेखा अधिकारी की नियुक्ति किए जाते थे, जो कि ये क्या है? सही है। यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले तथा और तय संख्या में ही अनुसार सैनिक रखे जाएं। तो तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे जाएं, तो ये भी इसमें क्या है? सही है। इसमें कथन और कारण दोनों सही है। इसमें दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्ति किए जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय की संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे जा सकें। फिर उसके बाद आता है, पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न-भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। जो इलाके थे उसे इक्ता कहा जाता था और उन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तादार कहा जाता था या मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति या कर्ज का सैन्य अभियानों का नेतृत्व कर पाना और अपने इक्ता के कानून को और व्यवस्था बनाए रखना, ये जो कि इसका कार्य होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो दिल्ली के सुल्तानों में क्वेश्चन नंबर थर्ड में राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें दिया गया है थर्ड में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन ये सबसे पहले आएगा, गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन के बाद इसमें अलाउद्दीन खिलजी आएगा। अलाउद्दीन खिलजी ये दूसरे नंबर पे आएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसमें फिरोज शाह तुगलक आएगा। फिरोज शाह तुगलक ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद खिज्र खान ये जो कि चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा इसका सही क्रम है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तानों का कालानुक्रम इस प्रकार है। इसमें पहला है गियासुद्दीन बलबन, चौथे पे अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे पे फिरोज शाह तुगलक और दूसरे पे खिज्र खान। गियासुद्दीन बलबन ये जो कि 1266 से 1286 तक इसका कार्यकाल था। बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था, जो इल्तुतमिश का गुलाम एवं चलीसा दल का सदस्य था। इन्होंने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश यानी कि नष्ट किया था, या तुर्कान ए चहलगानी का इसने दमन किया था। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ये जो कि 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। बलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म
पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर के रूप में उल्लेख करवाया था। फिर उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कि 1357 से लेकर के 1388 तक था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा जौनपुर यानी कि जौना खां की स्मृति में नामक एक नए नगर बसाए तथा अनेक नहरें भी बनवाई। इन्होंने ही सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाया था। फिर उसके बाद खिज्र खान आता है जो कि ये सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खान। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि कथन ए और कथन बी को पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें दिया गया है, ए में कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। ये क्या है? सही है। बी में कहा जा रहा है कि स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने वाला अधिकारी जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। ये जो क्या है, ये गलत है बी वाला। तो इसमें पहला सही है और दूसरा इसमें क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए सही है परंतु बी क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद था, वह 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू-राजस्व की दर 1/2 कर दी थी। इसके शासनकाल में भू-राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य के अपने नियंत्रण में ले आया तथा अलाउद्दीन ने व्यापारियों की बेईमानी रोकने के लिए दंड देने का प्रावधान किया था तथा इसे इसके लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करवाया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है इसमें तवारीख के विषय में कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। तो तवारीख के विषय में बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें दिया गया है कि तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत पर शासन पर बल देते थे, जो कि ये क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तवारीख की रचना सल्तनत काल में की गई थी। यह शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान के द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ये बढ़ावा किसको दिया जा रहा है? तो ये इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना है। इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उपरोक्त प्रश्न कल्पनाशील है क्योंकि स्वयं को सुल्तान के शासनकाल में किसान के रूप में रख करके समस्या का समाधान खोजने की बात की जा रही है, जो कि अतीत में है। यह मात्र कल्पना के द्वारा ही संभव है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? तो ये थी फारसी। फारसी थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, फारसी। फिर उसके बाद आता है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासनिक भाषा फारसी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुद के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसीम तथा सोलोम जैसे गुण विद्वान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन था इसका। इसके समकालीन एक शिला लेख जोधपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें वर्णित किया गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मोसीम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्वान है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी? ये लिखा गया है मिनहाजुस सिराज के द्वारा। मिनहाजुस सिराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, मिनहाजुस सिराज के द्वारा ये लिखा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि मिन्हाजुस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में गुलाम वंश के शासकों तथा उनके प्रशासन का वर्णन किया है। मिन्हाज ने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य थी, इसीलिए सुल्तान ने इसे रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मिन्हाजुस के अनुसार रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? ये किसके पाया गया है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक प्रशस्ति जोधपुर में पाया गया है। इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। सिखों के खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में किया गया था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया तथा गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर नगर बसाया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि विश्व शांति के विचार को मुगल बादशाह अकबर ने आगे बढ़ाया, इसीलिए अकबर ने विशेष प्रयास किए तथा सभी धर्मों की विशेषताओं को मिला करके एक नए धर्म दीन इलाही धर्म की स्थापना 1581 में की थी और धार्मिक वैमनस्यता के कारण दूसरे के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया ताकि वस्तुओं का मूल्य बाजार में नियंत्रित हो सके तथा वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। उसने अनाज को शहर के बंजारों बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा कि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया ताकि प्रशासनिक कार्य और प्रभावी रूप से संचालित कर सके, क्योंकि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 15 है कथन ए और कथन बी को पढ़ करके आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कथन ए में कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, जो कि क्या है, ये सही है। कथन बी में कहा जा रहा है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, ये जो कि क्या है, गलत है। कथन बी गलत है जबकि कथन ए इसमें क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। ए सही है किंतु बी क्या है, गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सुल्तानों के समय तवारीख के लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लैंगिक भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि कथन ए और कथन बी को पढ़ करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में कथन ए में कहा जा रहा है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपने नाम पुरुषों जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, ये जो कि क्या है, गलत है। बी में कहा जा रहा है कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बना करके यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, ये जो कि क्या है, सही है। तो ए गलत है, बी सही है। इसमें ए गलत है, बी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए गलत है किंतु बी क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सल्तनत काल में तवारीख के लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श
समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। जैसे मिन्हाजुस सिराज जो कि 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार था, उसका विचार था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जबकि काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपने नाम पुरुष जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन ए दिया गया है और कथन बी दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो कथन ए में कहा जा रहा है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी कि सर्वत्र शांति के विचार के शासन का सिद्धांत बनाया, जो कि क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है बी में कहा जा रहा है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मधानता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। ये भी इसमें क्या है, सही है। कथन ए और कथन बी दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही हैं। ए का कारण बी है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट, पादरियों और जरथुस्ट्र धर्म के अनुयायियों के साथ इबादत खाना में धर्म के मामले पर चर्चा की। इस विचार विमर्श से अकबर की यह समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति मधानता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं और उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। अकबर ने अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधार शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर शाहजहां ने भी अपनाया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, कथन ए और कथन बी को पढ़ करके आपको सही आंसर बताना है। तो ए में कहा जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया, ये जो कि क्या है, गलत है। बी में कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज कई असमानताओं वर्गों में विभाजित नहीं था, ये भी इसमें क्या है, सही है। तो इसमें एक गलत है लेकिन बी इसका क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए गलत है लेकिन बी क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाव दिए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया और दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। फिर अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। तो इसमें सही बताना है कौन सा है। तो इसमें दिया गया है कि दिल्ली से बंगाल जैसे दूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, ये जो कि क्या है, सही है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनको पैठने या भेदने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के गंगा मैदानी में इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार तो जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो ये किया है गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने, ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, गुरु अंगद ने। इसके एक्सप्लेनेशन दिया कि गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। इन्होंने नानक के द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था यानी कि संगत तथा पंगत को आगे बढ़ाया। इन्होंने
मुखी यानी कि पंजाबी लिपि का आरंभ किया तथा इसे आगे लिपि में गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया। तत्पश्चात सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव 1663 से 1706 ईस्वी में अपने से पहले गुरुओं के अन्य संतों के विचार को आदि ग्रंथ में संकलित किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अकबरी के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 80 वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आईने अकबरी के विषय में सत्य कथन है कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसमें तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। इसकी रचना लगभग हिजरी यानी कि 1006 या 1597 से 98 में हुआ था। इसमें अकबर कालीन हर सूबे, जिले और परगनों तक के आंकड़े दिए हुए हैं। आईने अकबरी 36 संगीतकारों के नाम हैं। पूर्णतः 1598 में पूर्ण हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय प्रांतों में संपन्नता की दृष्टि से बंगाल का स्थान महत्वपूर्ण था। 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां को बनाया गया। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लिया। मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उनका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी के धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर होगा मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 80 वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल से नियंत्रण से अलग हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगा के बारे में निम्नलिखित में से कथन ए और कथन बी पर विचार करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा इसमें सही है? तो इसमें दिया गया है कथन ए में कि बंदगा जो कि विशेष गुलाम थे, जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। जो कि ये क्या है? सही है। ए इसका सही है। बी में कहा जा रहा है कि बंदगा जो कि पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न ही उन पर निर्भर हो सकते थे। ये क्या है? गलत है। तो ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए सही है, बी गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में बंदगा शब्द उन गुलाम मुसलमानों के लिए प्रयुक्त किया गया था जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था तथा आवश्यकता प्रशिक्षण के द्वारा कुशल बनाया जाता था। उनकी योग्यता के आधार पर राज्य उनके उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। यह सुल्तान का विश्वास पात्र बन करके राज्य की सेवा करता था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुगल शासकों के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान करवाना है आपको। ए और बी दिया गया है, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करवाना है। इसमें दिया गया है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध ये तीसरा सही है। चौसा का युद्ध ये जो कि 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध तो चौथा सही है। अहमदनगर को राज्य में मिला लिया। अहमदनगर को राज्य में मिला लिया ये 1632 में, तो इसका पहला सही है। और बीजापुर को राज्य में मिला लिया ये जो कि 1685 में, तो दूसरा सही है। तो इसका ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा इसमें क्या है? सही है। तो डी का इसमें दूसरा सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी का दूसरा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में, चौसा का युद्ध 1539 में, अहमदनगर को राज्य में मिलाया जाना ये जो कि 1632 में, बीजापुर को
राज्य में मिलाया जाना ये 1685 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़ करके आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 26 में इसमें कथन ए में कहा जा रहा है कथन ए में कहा जा रहा है कि मुर्शीद कुली खां ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया, जो कि क्या है सही है। आर में कहा जा रहा है कि मुर्शीद कुली खां जो कि बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था, तो ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों क्या है सही है, दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसमें ए और आर दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल नियंत्रण से अलग मुर्शीद कुली खां ने बंगाल के राजस्व को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से राजस्व की वसूली की गई। मुर्शीद कुली खां को मुगल शासक द्वारा बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां ने हैदराबाद व अवध की तरह बंगाल को स्वतंत्र शासक के रूप में कमान संभाली। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के प्रयास में उसने अपनी सभी मुगल जागीरदारी को उड़ीसा में स्थानांतरित कर दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से कौन सा कथन सुलह ए कुल के विचार के बारे में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर होगा कौन सा कथन सही है। इसमें ए में कहा जा रहा है कि यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था, जो कि क्या है सही है। बी में कहा जा रहा है कि इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया, ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है कि इस शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है डी में कहा जा रहा है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था, ये जो कि क्या है गलत है। तो ए बी सी इसका सही है और जबकि डी इसमें क्या है गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुलह ए कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता था। यह उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। इसमें निम्न विचार सत्य हैं। कौन कौन से विचार सत्य हैं, तो इसमें दिया गया है कि यह विचार नैतिकता, ईमानदार और न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। इस विचार की इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया। शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन और कारण में तो इसमें कथन ए में कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राजाओं में बिखर गया, जो कि सही है। आर में कहा जा रहा है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली, ये भी सही है। इसमें दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। 8वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राजाओं में बिखर गया। 18वीं शताब्दी में बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने में जमींदारों को काफी बदलाव आया और मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदार अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में पहले में कहा जा रहा है कि तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था, जो कि ये क्या है गलत है। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये सही है। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उसने ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, ये भी सही है। तो इसमें सेकंड और थर्ड वाला सही है जबकि फर्स्ट वाला इसमें क्या है गलत है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। सेकंड और थर्ड वाला दोनों इसमें सही है। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तवारीख के लेख नगरों में रहते थे, अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उसने ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तवारीख फारसी भाषा में लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन ए कथन बी को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 में तो इसमें कहा जा रहा है कथन ए में कि मनसब
मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए से पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ये जो कि क्या है? सही है। और फिर उसके बाद कथन बी में कहा जा रहा है, कथन बी में कहा जा रहा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। ये गलत है। इसमें ए सही है परंतु बी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए सही है, बी गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने सन 1575 में किया था। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब शब्द का अर्थ है श्रेणी अथवा पद। इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर के शासनकाल में 40 वर्षों तक जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की गई थी। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार बनाए रखने की आवश्यकता थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिन्हाजुस सिराज के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें कथन ए में कहा जा रहा है कि उसने स्वीकार किया है कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, ये भी सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। ए और बी इसमें क्या है? दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मिन्हाजुस सिराज 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार था। वह उत्तर भारत में दिल्ली के मामलुक सल्तनत के एक प्रमुख इतिहासकार थे। मिन्हाजुस सिराज ने अपने काम तबकात ए नासरी गुलाम वंश के शासक नासरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। उसने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। मिन्हाजुस सिराज ने कहा है कि रानी का शासन ईश्वर के द्वारा बनाई गई आदर्श सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था जिसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता था। अर्थात वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। उन्होंने यह बात रजिया सुल्तान के बारे में कही जो अपने पिता इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि कौन सी सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें दिया गया है बख्शी, जो कि ये सैनिक वेतनाधिकारी होते थे, बख्शी जो कि सही है। सद्र धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री होता था, तो ये भी इसमें सही है। इक्तादार जो कि ये क्या होते थे? सैन्य कमांडर होते थे, ये भी सही है। कोतवाल क्या होते थे? ये नगर का पुलिस अधिकारी होता था, तो ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन क्या है? सही है। चारों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया है चारों, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, लेकिन ये चारों ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। तो इसका आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बख्शी जो कि सैन्य या सैनिक वेतनाधिकारी होते थे। सद्र ये जो कि धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री होता था। और इक्तादार ये जो कि सैन्य कमांडर होता था। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में आपको मिलान कराना है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो इसमें दिया गया है फर्रुखसियर ये जो कि 1713 से 1719 तक था। 1713 से 19 तक था, दूसरा सही है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 तक था, तो इसका पहला सही है। अहमद शाह जो कि 1748 से 1754 तक था, चौथा सही है। आलमगीर द्वितीय जो कि 1754 से 1759 तक था, तीसरा सही है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो डी का तीसरा ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फर्रुखसियार जो कि 1713 से 19 तक था, शाह आलम द्वितीय जो कि 1759 से 1816 तक, अहमद शाह 1748 से 1754 तक, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कराना है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले तोमर ये जो कि आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी कि 1165 में 1165, तो इसका तीसरा सही है। अनंगपाल 1130 से 45 तक था,
तो इसका चौथा सही है। चौहान, चौहान ये जो कि 1165 से 92 तक, तो दूसरा सही है। पृथ्वीराज चौहान ये जो कि 1175 से 1192, तो इसका पहला सही है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तोमर जो कि आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165, अनंगपाल ये जो कि 1130 से 45 तक, चौहान 1165 से 92 तक, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का कालानुक्रम अनुसार लगाएं। क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा कि सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना, ये जो कि सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद आएगा कि प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा, ऊपर दिया गया है। फिर उसके बाद इसमें फिर उसके बाद आता है इसमें, ये चौथे नंबर पे आएगा, ईरानी और तुरानी मूल अभिजातों में पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता, ये जो कि चौथे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे इसके ऊपर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है तीसरा, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण, ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो इसका सही क्रम होगा सी, ए, डी, बी, इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में की थी। मुगल वंश के पतन का कारण कालानुक्रम इस प्रकार है, इसमें सैन्य एवं संसाधनों का कम होना, प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण और सबसे अंत में ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता। मुगलों की सरकार एक व्यक्तिगत निरंकुशता को प्रेरित और इसीलिए इसकी सफलता शासकों के चरित्र पर निर्भर करती थी। बाद में मुगल शासक अयोग्य अयोग्य ने और राज्य के प्रशासन की उपेक्षा करते थे। फिर उसके बाद औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह विफल रही और मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि दिल्ली सल्तनत राज्य के सही वंशानुक्रम का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा, सबसे पहले इसमें तुर्की, फिर उसके बाद खिलजी, फिर उसके बाद तुगलक, फिर उसके बाद सैयद, फिर उसके बाद लोदी, ये जो कि इसका क्या है, सही क्रम है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सबसे पहले इसमें तुर्की, फिर उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी आते हैं। 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या मामलुक वंश की स्थापना किया था। उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई, इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई, इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई, इसका संस्थापक खिज्र खां था। और इसके बाद लोदी वंश की स्थापना हुई और लोदी वंश की स्थापना ये जो कि बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें राइट आंसर होगा मंगोल। मंगोल ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मंगोल। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि मंगोल जो कि दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं था, जबकि राजपूत वंश प्रारंभिक तुर्की शासक और सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के भाग थे। मंगोल जो कि मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है, जिसका विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा। आधुनिक युग में मंगोल लोग मंगोलिया, चीन और रूस में वास करते थे। मंगोल जाति के लोग रवाना बादोश का जीवन व्यतीत करते थे। फिर उसके बाद आता है, और शिकार, तीरंदाजी, घुड़सवारी में बहुत कुशल थे। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसके मुखिया तेमुचिन ने तमाम मंगोल कबीलों का एक किया। मंगोल जाति के विभिन्न कबीलों के सरदारों ने तेमचुन को अपनी जाति का सबसे बड़ा मुखिया चुना और उसे सम्मान से चंगेज खा कहना शुरू किया। सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 तक चला था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत के काल को समझने के लिए लिखित सामग्री का अधिक प्रयोग क्यों किया गया है? तो इसमें दिया गया है, पहला है
कि प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों में लिखित सामग्री की संख्या बढ़ गई। ये क्या है? ये गलत है। बी में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के समय में लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई। ये सही है। सी में कहा जा रहा है लिखित सामग्रियों ने क्रमशः अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को विस्थापित कर दिया। ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है डी में कहा जा रहा है कि सल्तनत के समय कागज सस्ता हो गया और अतीत को लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में आ गया। ये भी इसमें सही है। तो इसमें बी सी डी सही है। बी सी डी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। बी सी डी इसमें क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत के काल को समझने के लिए लिखित सामग्री का अधिक प्रयोग किया गया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के समय में लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई। लिखित सामग्रियों ने क्रमशः अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को व्यवस्थित कर दिया और दिल्ली सल्तनत के समय में कागज सस्ता हो गया और अतीत को लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में आ गया। 1206 में 1226 तक भारत राज्य पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया है? ये रजिया के लिए लिखा गया। रजिया के लिए ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, रजिया। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया का शासनकाल 1236 से 40 तक था। मिनाजुस सिराज इतिहासकार सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसीलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि मुगल अपने मंगोल वंशीय संबंधता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबंधता पर ज्यादा बल या महत्व देते थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर होगा क्योंकि मंगोल उज्बेगों से संबंधित थे। मंगोल उज्बेगों से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज्यादा बल या महत्व देते थे। इसी के कारण मंगोल उज्बेगों से संबंधित थे। मुगल दो महान शासक के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खा जो कि चीन और मध्य एशिया के भागों पर राज करता था। उसके उत्तराधिकारी ने पिता की ओर से वे ईरान और इराक का एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई, इस वंशज के थे। परंतु मुगल अपने मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 41 का इसमें राइट आंसर होगा क्योंकि उसने विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अकबर महान विजेता के साथ साथ एक समावेशी शासक था जो सभी धर्मों को एक समान से मानता था। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसमें राज्य प्रशासन में भी सभी धर्मों की रीति रिवाजों के बराबर स्थान था। इसके पीछे अकबर का जन्म और उसके समय राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी। इसी विचार ने अकबर को भारतीय इतिहास में अशोक, समुद्रगुप्त जैसे महान शासकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था, तो क्या था? क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर होगा भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल साम्राज्य 300 वर्षों तक एक बड़े क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जो प्रायः 1/4 से 1/2 तक होता था। मुगल भूराजस्व की नींव अकबर के समय टोडरमल ने रखी थी, जो लंबे समय तक चलती रही। यह जमींदारी मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। भूमि कर ने मुगल साम्राज्य की वीरता प्रदान की एक बड़ी सेना शक्ति के रूप में मजबूत किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करिए।
क्वेश्चन नंबर 43 में। तो इसमें दिया गया है बंजारों के संदर्भ बताना है। तो कथन ए में कहा जा रहा है कि बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, जो कि क्या है सही है। बी में कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न पहुंचाने का काम करवाया, तो ये भी इसमें क्या है सही है। दोनों इसमें सही है दोस्तों, दोनों इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या है सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्यकाल में बंजारे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने समय में इनका उपयोग बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न पहुंचाने का काम करवाया था। उन लोगों का समूह टांडा कहलाता था। एक टांडा में कई परिवार होते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे। टांडा में 6 से 700 तक के लोग होते सकते थे। बादशाह जहांगीर भी अपने संस्करण में बंजारे समूह का जिक्र किया है। बंजारे गैर बोली बोलते थे। यह पूरे भारत में उनके अपने समुदाय द्वारा बोली जाती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की चयन करिए। आपको इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 44 में। तो इसमें दिया गया है अभिकथन ए में कि बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला, जो कि ये क्या है सही है। कथन आर में कहा जा रहा है कि लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा, जो कि ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। तो ये भी इसमें क्या है सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन सही है। दोनों सही है, इसका एक्सप्लेनेशन सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों को और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला तथा लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा है, जो कि ब्रिटिश राजा को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया तथा कुछ दिन बाद मेरठ के सिपाहियों ने फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उनका कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इसको लेकर के कुछ सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया, जिससे सिपाही उग्र हो गए और इस प्रकार दोनों कथन क्या है सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 45 में अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी, जो कि ये क्या है गलत है। आर में कहा जा रहा है कि यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। ये भी इसमें क्या है सही है। तो ए इसका गलत है, आर इसका सही है। ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए गलत है, आर क्या है सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने दहसाला 1570 से 71 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार कृषि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी कि प्रत्येक सूबे या प्रांतों को राजस्व मंडलों में बांटा गया, जो कि प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग-अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्ती व्यवस्था कहा गया है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण और लेखा जोखा सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। मुगलों की आमदनी का मुख्य साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। इसमें दिया गया है कथन ए में कहा जा रहा है कि सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता अफ, आफ्रीसियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आफ्रीसियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। ये क्या है, ये इसमें सही है। कथन ये सही है। कथन बी में कहा जा रहा है कि शाहजहां के सार्वजनिक सभा
का भवन निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता है जहां सभी सद्भाव के साथ रह सके। ये कथन बी क्या है? कथन इसका बी वाला भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। दोनों सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है, ए का सही व्याख्या बी कर रहा है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक कानून देवता ऑफिर्सियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ऑफिर्सियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रह सकते थे और शाहजहां के सार्वजनिक भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहां सभी सद्भाव के साथ रह सके। इसलिए इसमें दोनों कथन सही है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया है। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी यात्री ने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 47 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इब्न बतूता, इब्न बतूता ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, इब्न बतूता। 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता जो कि 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से आया यात्री था। वह विश्व के 44 देशों सहित भारत के जनजीवन के विषय में रेहला पुस्तक में लिखा। केरल में बसे मुसलमान अब अरब से व्यापारी आए थे। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार राजनैतिक और सैनिक कार्य था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है कि अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रमाणिक इतिहास है। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार की सरकारी उपाधि नाजिम थी। इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा किया जाता था। इस तरह यह कहा जा सकता है कि सूबेदार प्रांतों में सैनिक एवं असैनिक राजनैतिक दोनों तरह के कार्य को संचालन करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि पद वेतन सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों के द्वारा लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। तो ये क्या कहलाती थी? ये मनसबदारी व्यवस्था कहलाती थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मनसबदारी व्यवस्था कहलाती थी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए मुगलों के द्वारा प्रयोग में लाई गई व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था कहलाती थी। यह व्यवस्था मूल रूप से मंगोलों की थी। मुगल काल में इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह करता था। इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इस प्रथा को उसने 1226 ईस्वी में शुरू किया था। जब्ती प्रथा की व्यवस्था टोडरमल के द्वारा विकसित किया गया था। भू राजस्व की एक प्रणाली थी, अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। जागीरदारी व्यवस्था 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है ए में कि शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई है, जो कि सही है। कथन बी में कहा जाए यह उस समय प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िवादिता धारणा को दर्शाता है, तो ये भी क्या है? सही है। दोनों इसमें सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है, बी ए का सही अनुमान है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद तुगलक 1325 में दिल्ली का सुल्तान बना था। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वह विद्वानों का यथोचित सम्मान करता था। वह पढ़ा लिखा भी था। यही कारण है कि वह शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था, परंतु उसके इस कृत्य की तत्कालीन समय में आलोचना हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज सामाजिक और आर्थिक ढंग से रूढ़िबद्ध था। फिर उसके बाद आता है कि मोहम्मद तुगलक ने कृषकों के लिए अमीर ए कोही का नया पद सृजन किया था। 1326-27 में राजधानी परिवर्तन किया। 1329-30 में तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित दो कथन को पढ़िए और आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 51 में
तो इसमें कथन ए में कहा जा रहा है कि पितरादुरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबा करके बनाया जाता था, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि शाहजहां ने इसका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बल देने के लिए किया था, तो ये भी सही है। दोनों इसमें क्या है, सही है। दोनों इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पितरादुरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबा करके बनाए गए थे। कथन सही है। शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम का एक श्रृंखला बनाई गई थी। पितरादुरा एक सजावटी कला है। इसका प्रथम प्रयोग रोमन 1500 ईस्वी में के आसपास दिखाई देता है। सैन्य सैन्य यानी कि धीरे धीरे यह कला मुगल दरबार तक पहुंच गई, जिसके सबसे उत्कृष्ट उदाहरण ताजमहल में मिलती है। शाहजहां ने इस कला का प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है। आपको इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 52 में। तो इसमें सैनिक वेतनाधिकारी दिया गया है, ये जो कि बख्शी होते थे। तीसरा सही है। धार्मिक प्रश्रम के प्रशासनिक, ये जो कि क्या होते थे, ये सदर होते थे। चौथा सही है। सेना नायक, सेना नायक ये क्या होते थे, सेना नायक ये फौजदारी के होते थे। और नगर ये जो कि कोतवाल होते थे। तो इसका ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा, डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैनिक वेतनाधिकारी जो कि बख्शी कहलाता था, धार्मिक प्रश्रम के प्रशासनिक सदर कहलाता था, सेना नायक फौजदार होता था और नगर जो कि ये कोतवाल कहलाता था। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मीर बख्शी सेना विभाग का अध्यक्ष होता था। यह मनसबदारों के वेतन की देखरेख करता था। इसे ही बख्शी के नाम से जाना जाता था। सदर या सदर जहां धार्मिक मामलों का प्रधान होता था, इसे सद्र उस सुदूर या शेख उल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता था। सूबे के आंतरिक शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था कोतवाल करता था। फौजदारी जो कि जिले का प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था, जो कानून व्यवस्था का देखभाल करता था। इस प्रकार मुगल प्रशासन व्यवस्था चलाई जाती थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि कालानुक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकारी क्रम चुनिए। तो कौन सा सही उत्तराधिकारी है क्वेश्चन नंबर 53 में? तो इसमें सबसे पहले तुर्की आएंगे, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, ये जो कि इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही क्रम तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये जो कि इसका सही क्रम है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों में भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले अरब थे, किंतु उनकी सत्ता अस्थायी थी और एवं भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंशों में सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया था, इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था, इसकी स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ करके आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। कथन ए में कहा जा रहा है कि मध्यकाल में शासकों के द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, तो ये भी सही है। दोनों इसमें कथन क्या है, सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसमें दोनों कथन क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्यकाल में शासकों के द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए और इससे संबंधित मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्लयुद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। मध्यकाल में मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष यानी कि शिव मंदिर में अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी, जहां राजा अपने अतिथि को स्वागत करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों के उससे नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर के नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम में भी देखा करता था। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके क्या था, तो बाग इसके दक्षिण में था, दक्षिण में था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, दक्षिण में था। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तटबाग डिजाइन में
मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में था। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यता और वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नकाशे में नदी के तट बाग की योजना अपनाई। यह सफेद संगमरमर का मकबरा नदी के चबूतरे पर तथा बाग के इसके दक्षिण में बनाया गया है। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकला नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके माध्यम से एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कि दीवाने खासों आम की वस्तु विशेष कैसे विचार देती है? यह राजा भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। तो इसमें कौन सा सही है? सही विकल्प का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 56 में। तो इसमें दिया गया पहले में कि जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश से बनाया गया है, जो कि सही है। फिर उसके बाद बी में कहा जा रहा है कि राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है, जो कि ये क्या है? गलत है। सी में कहा जा रहा है कि सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय उन्हें मुंह की दिशा में सामने दिखता था। तो ये भी क्या है? सही है। तो ए और सी इसका सही है, लेकिन बी इसका क्या है? गलत है। ए और सी ऑप्शन नंबर के बी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शाहजहां के शासन में आगरा एवं दिल्ली में अनवरत सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवान एक खास और दीवान आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिदों से मिलते जुलते थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्रायः किबला यानी कि नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठता था। इन वास्तु कलात्मक अभिलक्षणों की यह इस ओर इशारा करता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि दिल्ली सल्तनत का काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें इन्होंने नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था, जो कि गलत है। सुल्तान और उनके उत्तराधिकारी का उनके जीवन पर स्वामित्व होता था, ये भी सही है। गलत है। वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारी के प्रति वफादार होते थे, ये भी गलत है। और दिया गया है कि वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे, ये इसका क्या है? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका क्या है? राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पदों पर नियुक्त करने के कारण था वे कि अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। दिल्ली सल्तनत का काल में गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। इन्होंने सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। चूंकि वे पूरी तरह से मालिक पर निर्भर थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि इक्तादारी और जागीरदारी के विषय में कौन सा कथन सही है? इक्तादारी और जागीरदारी के विषय में बताना है कौन सा कथन सही है। पहले में कहा जा रहा है ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों या सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे, जो कि सही है। बी में कहा जाए वे अपनी भूमि क्षेत्र जिसे क्रमशः इक्ता और जागीरदारी कहते थे वहां रह करके वे प्रशासन चलाते थे, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इक्तादार और जागीरदारों के पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किए थे। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार होते थे या मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन ठिकान कठोर नियम में बड़ी सख्ती से पालन होता था। इस
बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि बंदगा शब्द में मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो बंदगा ये किसको कहा जाता था? ये गुलामों को कहा जाता था बंदगा। गुलामों को, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गुलामों को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बंदगा जो कि शब्द को मध्ययुगीन काल में गुलामों के लिए इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य की समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशंसकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलाम को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्होंने सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ये राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किए जाते थे। वे पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि उत्तराधिकारी मुगल परंपरा किस आधार पर थी? क्वेश्चन नंबर 60 का इसमें राइट आंसर होगा ये शहदायद का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगलों में उत्तराधिकार का चयन वंश प्रणाली पर आधारित था। सहदाय का नियम, यहाँ उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। एक बादशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राज्य सिंहासन पर बैठता था। अधिकतर मामलों में बड़ा पुत्र ही राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था। और मुगलों में उत्तराधिकार का कोई विशेषाधिकार प्रावधान नहीं था। बादशाह की मृत्यु के बाद अक्सर उत्तराधिकारी के ही संघर्ष देखने को मिलता है और तलवार के बल पर राज सिंहासन पर कब्जा किया जा रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि तावारीख पर दिए गए ABC वक्तव्यों को सही करके आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 61 में इसमें ए में कहा जा रहा है कि तवारीख के लेखक गांव में रहते थे। तवारीख के लेखक गांव में रहते थे, ये क्या है? गलत है। बी में कहा जा रहा है कि उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे, जो कि सही है। सी में कहा जा रहा है कि इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, ये भी सही है। तो बी और सी सही है, ए गलत है। बी सी सही है, ए गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी थे, जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक शहरों यानी कि मुख्यतः दिल्ली में रहते थे और शायद ही कभी गांव में रहते थे। वे अक्सर कीमती पुरस्कार की उम्मीद में सुल्तानों के लिए उनका इतिहास लिखने और वे शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधार पर एक आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है कि कथन और कारण दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62 में। इसमें कहा जा रहा है कि कथन में ए में कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम से विश्वास नहीं करते थे, जो कि सही है। आर में कहा जा रहा है कि उत्तराधिकार में वे सहदाय की प्रथा को अपनाते थे, तो ये भी सही है। दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदाय तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने चांदी की न होकर के धातुओं से निर्मित होती थी। इन सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों के द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया जाता था और यह नीति असफल हुई। ये किसके द्वारा? तो सांकेतिक मुद्रा ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक शासक अपने सैनिकों को टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने चांदी के ना होकर के सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी। इस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग तमाम कर चुकाने के लिए किया जाता था और यह नीति असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसकी कीमत चांदी के टंके के बराबर घोषित कर दी गई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है
कि कक्षा में एक छात्र कहता है, खिलजी और तुगलक के समय में बंदगानों या सैनिक गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसीलिए मध्यकालीन भारत में गुलाम को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा आगमनात्मक तर्क का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। कक्षा में एक छात्र कहता है कि खिलजी और तुगलक के समय बंदगानों या सैनिकों गुलाम का ऊंचा दर्जा दिया जाता था, इसीलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबार में अच्छी पदवी प्राप्त होती थी। यह कथन बोलते समय छात्र आगमनात्मक प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है। आगमन तर्क का इसमें क्या होता है कि अनुभव के आधार पर सामान्यीकरण अर्थात कुछ अनुभव से प्राप्त ज्ञान को सबके लिए सत्य मानना। इस पद्धति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता तथ्यों का एक समुच्चय एकत्रित कर लेता है और इसमें पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर नियम बना लेते हैं। निगमन तर्क इस पद्धति में किसी सिद्धांत अर्थात कहे गए आधार या वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह विधि सामान्य से विशेष सिद्धांत पर आधारित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है कि प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान के समय हुआ था, तो क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 65 का इसमें राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर सर्वप्रथम दक्षिण के राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय देवगिरी पर यादव वंश का शासक रामचंद्र देव का शासन था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है कि दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? तो भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? तो वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण करना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति के अंतर्गत वनों को काट करके शहरों की पृष्ठभूमि में स्थिति भीतरी भूमि को सुदृढ़ीकरण करना तथा भीतरी भूमि में किसानों को देकर के कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया गया। वही भीतरी सीमा का क्षेत्र गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र तक विस्तृत था। भीतरी सीमाओं का अर्थ है कि गैरिसीन कस्बों के भीतर इलाकों का सुदृढ़ीकरण दिल्ली के सुल्तानों ने ऐसा कृषि विस्तार हेतु किया था। फिर उसके बाद आता है वास्तुकला। चैप्टर नंबर 13 है वास्तुकला। इसको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग वास्तुकला से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।